अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ सकूत बाई मरियम मुजफ्फर का थर्ड एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो अब जब भी नेक्स्ट चैप्टर आएगा और मैं उसका वॉइस ओवर अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अभी नेक्स्ट चैप्टर की कोई डेट क्लियर नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा। और मेरे भी जल्दी से 1K करवा दीजिए और कुछ मेरा भी फ़ायदा कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी नॉवल पढ़कर सुनाती हूँ तो कुछ मेरा भी फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अब चलते हैं बिना वक्त ज़ाय किए एपिसोड की जानिब। सफ़ेद और सब्ज रातों से सजा 3 मंजिला मौर महल सुबह के बादलों में जैसा मकनतीसी लगता था। इससे कई गुना हैबतनाक रात के रंगों में दिखता था। जब चांदनी महल के पीछे फैली घाटीदार घास पर उतरती और चिप्स के उस कुशादा सहन पर घास का साया छोड़ती, तीसरी बंद पड़ी खिड़कियों से झांको तो सतून से सजे इस छज्जे तले जहां झूला था उससे काफी फासले पर मेज और कुर्सियां थीं। मुखालिफ सिमत बैडमिंटन की जालियां खुली थीं, जहां इस वक्त 2 खिलाड़ी रात का खाना हजम करते शटल उछाल रहे थे। सादिया कमीनी, ट्रैक सूट पहने और लंबे बाल फ्रेंच चोटी में बांधे अरजान गुस्से से बोली। उसने जानबूझकर खीर में इतनी चीनी डाली थी ताकि बीबी जान मुझे डांटे। तो तुम्हें ये ढेर होशियारी करने का कहा किसने था? बोल देती मैंने नहीं बनाई। ज़ोइब की सारी तवज्जो हवा के दोष पर उड़ती शटल को मारने पर थी। बोल देती और फिर अगले 7-8 दिन तक वो मेरा बिस्तर किचन में लगवाती और सादिया मेरे शाहाना बेड पर सपने बुनती। ज़ोइब उसकी खफा खफा से अंदाज पर खिलखिलाया। उसकी गैर मौजूदगी में बैडमिंटन की ये रस्सी हम वक्त बंद रहती। अरसान को तो जैसे बिस्तर से लगे रहने का बहाना मिल जाता। वो होता तो उसे खींच खाच के सुबह और शाम वॉक पर ले जाता या दूसरी मंजिल पर बने अपने जिम खाने में 7 कसरत करवाता। 2 मैच खेल कर ही तुम थक गई हो, तुमसे तेज तो ममा है। उसके हाँफ कर झुकने पर चोट करते हुए वो जाली के करीब आया। अरसान ने फूलती सांसों के दरमियान उसे घूरा। हर कोई तुम्हारी तरह फुर्तीला नहीं होता, सही कहती है नैना, तुम पर अपने बाप के खानदान का असर है। 51 के नजदीक उसकी खाला खुद को खाला कहलवाने से चिढ़ती थी। वो छोटे बड़े सबके लिए नैना थी। नैना की ससुराली रिश्तेदारी हत्ता के ज़ोएब का बाप जुल्करनैन सब फौज में थे। मत भूलो कि हमारे मुश्तरका नाना भी फौजी उस्ताद शुदा थे। आज वो हयात होते तो तुम जैसी सुस्तरू को देखते हयात रह न पाते। अरजान ने घुमाकर उसे रैकेट मारना चाहिए, जिसे उसने एक हाथ की मदद से दबोचते रोक लिया। 5-11 के निकलते कद समेत उसकी मजबूत जसामत से मुकाबला करना अरसान जैसी वजनी के लिए कठिन था। उसके तरके कोशिशें सादा होते ज़ोएब मुस्कुराया। लंबे बाल जूड़े की सूरत में बांधे हुए थे और घने मूंछों के साय में पतले होठ मुस्कुराए। सफेद रंगत पर मौजूद नकुश में सबसे पहली नजर थोड़ी के खम पर ठहरती थी। गाल पर फैले हुए जाबजा दानों के पास वो नजर ज्यादा देर तक वहां ठहरी न रहती। क्या फायदा तुम्हारे इस फौजी खून का जब इतनी उम्र में तुम आज तक कंपनी के मातहत हो, जबकि नाना तुम्हारी ही उम्र में एक फौज के सरबराह बन चुके थे। ये ताना पिछले से ज्यादा कारी था। नैना के बाद ऐसा कहने वाली अरजान उस घर की दूसरी औरत थी। नाना खानदानी रईस थे अरजान। उनके बाप अंग्रेज राज के दौर में भी सूबेदार थे। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद भी उनके हालात कलील न हुए थे। ये मौर महल भी उन्हीं हजरत के छोड़े माले गनीमत में मिला था। मेजर जनरल के मुकाम पर पहुंचकर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले असासे फिर अलग। बैडमिंटन खेलते पहले की शौकी अब के लहजे से मफबूत थी। अरसान ने ये महसूस किया मगर महसूस होने न दिया। एक हिल स्टेशन को उन्होंने अपना घर बना दिया, अब है भाई अपना। ज़ोएब ने आसूदगी से सर हिलाया। वो पुश्ती अमीर न थे, बस किस्मत उनके साथ थी। ज़ोएब और अरसान खुशकिस्मती की तीसरी पीढ़ी थे। रोब तो असल बीबी जान का है। एक ही नजर में नाना उन पर फिदा हो गए। ये कहानी घर के छोटों की पसंदीदा थी, क्योंकि शायद एक यही उनके घराने की मोहब्बत थी जिसे कामिलियत मिली। शटल छोड़ते अब ट्रैक सूट पहने वो दोनों कोसों मर्तबा की दोहराई कहानी को याद करने लगे। किस्सा 1979 का, जब लाखों की तादाद में अफगान हिजरत करते अपने मुल्क से दरबदर होते पाकिस्तान सर ढांपने के लिए आए थे। सोवियत जंग ने जहां बहुत सौ की कमर तोड़ी थी और बतेरे खानदान तबाह किए थे, ऐसे में एक खानदान खरसिंदा और जलील का भी था। 2 कम उम्र बेटियों समेत वो औरत किन मुश्किलों से कारवां में अपनी इज्जत और जान बचाते पाकिस्तान आई थी, ये वो जानती थी, ये उसका खुदा। अपने मियाँ को उसके आंखों के सामने गोली खाते देखा था। अपने महबूब मियाँ को। महाजर कैंप में रहती खरसिंदा दिनों तक कुछ न बोली थी। 9 साला बेटी हाजरा टुकुर टुकुर माँ का चेहरा देखती। 4 माह की नौजायदा शाहजीना भूख के लिए एड़ियाँ रगड़ती। वो खुशकिस्मत थी कि उसने बाप का मुर्दा वजूद न देखा था। उसी महाजर कैंप में खरसंदा पहली मर्तबा खावर तनोली से मिली थी, जो उस दौर में मेजर के मनसब पर फाइज थे।
वो पहली नज़र की मोहब्बत एक तरफा थी या दो तरफा, ये मखमसा था। खुले से मैदान में जा बजा खेमे थे और चटाइयाँ। चोटी के किनारे पर खड़े फौजी ट्रकों में से पानी और खाना उठाते लोगों में एक खरसंदा भी थी। खावर की नज़र कभी उस औरत पर ना जाती जो उस दिन वो पानी की बोतल पर दूसरे से लड़ी न होती। शाजीना का हक खाने वाले को खरसंदा यूं ही झपटती थी। नीले अबाया में ढकी उस औरत के चेहरे का गुस्सा और आंखों का लहू फौजियों की लड़ाई छुड़वाने के बाद भी कम न हुआ। वो दिलेरी मेजर के दिल पर उतरी और कल्ब में चारों ओर फैलते जहन के खानों में बसकर एक नाम की गर्दान करने लगी। उसके बाद का किस्सा मुख्तसर था। खरसंदा की दो बेटियां थी, उसे छत चाहिए था। खावर को खरसंदा से मोहब्बत थी, उसे वही चाहिए थी। आनन फानन शादी और फिर नैना की पैदाइश के बावजूद भी खरसंदा अमूमन संजीदा और खामोशी पाई जाती थी। अब ये उसकी फितरत थी या फितरत बन चुकी थी, खुदा जाने। तुम्हें क्या लगता है बीबी जान बड़े नाना को याद करती होंगी? अपने कप से पानी पीती अरजान ने न जाने क्या सोचकर कहा। नहीं, उनकी और छोटे नाना की शादीशुदा जिंदगी मसाली है। अरजान के पास कहने को बहुत जवाब थे। अदब का करीना उसे खामोश रखे था। दालान की सीढ़ियों पर बैठे वो सहन के हदूद से निकलते लहलहाते सब्जे को देख रहे थे। तुम्हारी और जुनैद की भी अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार होगी इंशाल्लाह। अरजान के हाथ को हल्के से हिलाते ज़ुएब ने मान दिलाया। और अगर ना हुई तो तुम्हारे सर पर दो बड़े भाई जिंदा हैं। अरजान बमुश्किल मुस्कुराई। एक साल इस मंगनी में वो अदाकारी के कुछ गुण सीख चुकी थी। बहन के सर पर हाथ फेरते हुए ज़ुएब वहां से उठ गया। बैडमिंटन के रैकेट को हाथ में घुमाते अरसान की सोचों की दौड़ अब भी अपनी नानी से जुड़ी थी। डिवीजन हजारा का मशरिक शब की चादर ओढ़ने की तैयारी में था। लोग मकान और कूचों का रास्ता जल्द ही इख्तियार कर चुके थे। ऐसे में मरजान शहर के अपार्टमेंट की बस्ती घंटी कुछ हैरान कुन थी। असुलन मगरिब होते ही वो अपनी चौखट राहगीरों के लिए ममनू कर लेती। घुटनों तक आता भूरा कुर्ता पहने मरजान ने हॉल से आमदी को देखा। तसल्ली कर लेने के बावजूद भी चेहरे पर छई संजीदगी में तब्दीली न आई। सुस्त रवि से खुलते दरवाजे पर हसल सामियान एकदम चौकन्ना हुआ। सुरमई स्वेट शर्ट और सफेद जोगर्स वाले मर्द के शर्मिंदा से तासुरात मरजान की करक नजरों के आगे झांक के मानी बुझे। मैं जानता हूँ तो मगरिब के बाद मेहमानों और खासकर मर्दों को अपने घर आने की इजाजत नहीं देती, मगर बोलते बोलते वो एकदम रुका। वजाहत बेमायनी हुई। मरजान ने सवाल जवाब किए बगैर नजदीक ही टंगी हुई अपनी शॉल उठाई और फिर घर का दरवाजा मुकबिल करते शॉल को अच्छे से खुद पर ओढ़ा। अब वो हजल सामियान से आगे चलती लिफ्ट की जानिब रवा थी। मेहमान और मेजबान के नशिश में रद्दोबदल हो चुका था। रात 11 बजे का वक्त था। मकीन शहर के लिए ये घड़ी रौनकों और हलचल का अरूज होगी, मगर पहाड़ों के दिल में बसते हुए इस शहर का निज़ाम योमिया कदरे मुख्तलिफ था। ताबूत में आखिरी कील इस बरसती बारिश ने ठोक डाली। सड़क पर इस वक्त इक्का दुक्का ही गाड़ियां थीं और वैसे ही मुख्तसर सी दुकानों की बत्तियां और शटर खड़े थे। ऐसे में वो ढाबे वाला भी अपनी रोजी रोटी लपेटकर नरम बिस्तर के सुहाने ख्याल बुनता हुआ घर को होता, जो अगर वो दो हस्तियां उसके दुकान में मौजूद न होती। अपने ही शहर के मारूफ हस्ती के लिए तो वो रात के पिछले पहर भी बिस्तर छोड़कर दुकान लगा लेता। ऐसी मोहब्बत थी एबटाबाद के लोगों को अपने सियासतदान हसल सामियान से। कैसा गुजरा तुम्हारा विजिट? अपने सामने मौजूद सीने की बोटी को तोड़ते हुए हसल का एक बाजू लकड़ी की नीली मेज पर था। अच्छा था, मुख्तसर सा जवाब। और मरजान के आगे गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट रखे दुकानदार की बाँछें अंदर होने को नाकाम थी। झोपड़ी की सूरत बना हुआ ढाबा कदरे बुलंदी पर था। नीले रंगों के इम्तिजाज पर वो चारों जानिब से लकड़ी से सजा था, मगर उन दो के अलावा दीगर ग्राहकों से खाली था। बत्ती के नाम पर हर मेज के ऊपर एक बल्ब झूलता हुआ टंगा था। किसी ने तंग वंग तो नहीं किया? हसन ने मसनूई संजीदगी दिखाई। किसी ने तंग नहीं किया। जिस काम के लिए गई थी वो हो गया। हो गया। वो संजीदा तो सदा से थी, मगर फिलहाल उस वक्त वजह सामने मौजूद बिरयानी थी। हसल उसके खाने में नाक भुचड़ाने की आदत से वाकिफ था, और ये भी कि एक वाहिद चीज जिसमें वो नुक्स नहीं निकाल सकती थी। तेज मसालों वाली चिकन बिरयानी थी। अपने लिए भी उसने वही मंगवाई थी। और पेरिस कैसा लगा? सुना है मोहब्बत का शहर है। उसके ज़ोमाइने अंदाज पर मरजान ने ठटकते हुए सर उठाया। जो वहां जाए मुमकिन नहीं कि दिल में किसी को रख कर न लाए। फिर तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही नहीं। यहीं पर ही तुम्हारे दिल का पोस्टमार्टम करूं तो गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा। उसके तन से महसूस होते हुए वह गर्दन गिरा कर हंसा। छोटी बादामी आंखों पर पहने हुए भूरे लेंस मरजान की आंखों का मिलाप थे। यानी पत्थर शहर पर उस शहर की रोमानवी फिजा भी पुरअसरार होने से नाकाम रही। मेज पर कोहनियां रखते वो आगे को आया। आपस की बात बताओ, क्या तुम्हें वाकई किसी मर्द में दिलचस्पी नहीं?
मुस्कान रोकते वो जानता था मरजान जिद हो चुकी है। इस मौजू पर वो हमेशा ही बरहम हो जाती थी और हसल घुमा फिरा कर इसी मौजू को गर्म करता। जिस दिन होगी उस दिन तुमसे ताल्लुक तोड़ दूंगी। रोटोक लहजे में उसे मौजू रोकने के लिए बावर करते मरजान ने मौसम जितनी ठंडी कोक का घूंट भरा। फिर तो मैं दुआ करता हूँ तुम ताउम्र सिंगल रहो। मरजान के चेहरे पर साया से गुजर के गया। बिरयानी का चम्मच आधे रास्ते में ही ठहर गया। ढाबे का मालिक एक जानी मौजूद दफ्तर से अपने गरीब खाने में बैठी हस्ती को देखकर गुलनार होता रहा था। वो 2 बरसों के रफीक इस बात से अनजान थे कि फासले पर रुकी गाड़ी उनकी तस्वीर उतार रही है। तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा गया? आज इनॉग्रेशन थी ना उसकी। हसल सामियान की शौकी पर सफेद चूना मलते मरजान अब ऊपरी हाथ इख्तियार कर चुकी थी। अच्छा था। कुर्सी पर पीछे होते अतराफ की फैली सड़क को देखा। छोटी मोटी रुकावटें तो आती रहती हैं। अब इन मसाइल की वजह से मैं अपनी मंजिल तो नहीं बदल सकता। उस लड़की की मौत कैसे हुई? हसल जगह पर जम गया। ऐसा बर्खास्ता सवाल उससे यही औरत कर सकती थी। बड़े ही पेट का हल्का है तुम्हारा स्टाफ। हसल ने बात मजाक में उड़ाना चाही। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। महा गुलजार की मौत कैसे हुई? मालिक अब चलती ठंडी हवा के पास खिड़कियां बटेरने लगा। शहर का नायब बैठा था, भला वो उसे मौसम में मार थोड़ी देता। हार्ट अटैक। हसल ने धीरे से थूक निकला। एकदम ही हल्क खुश्क हुआ। वो एन मौके पर ही मर गई थी। मेरे अलावा ये बात और कौन कौन जानता है? मरजान की निगाहें गहरी थी। तुम्हारे अलावा क्या मैं किसी और को बता सकता हूँ? हसल कुछ उकताया। किसी और पर मुझे एतबार नहीं। बात की भनक भी बढ़ गई तो ये जुनूनी आवाम मेरी जान को आएगी। मालिक उनके पास की खिड़की बंद करने को करीब आया तो हसल ने हाथ उठाते उसे दूर से ही रोक दिया। वो और मरजान यहाँ तन्हा थे। कम अज कम उनकी जानिब की खिड़की खुली होनी चाहिए। क्या उसकी मौत दवाखाने से ही हुई है? हसन ने कुल आंखों से दोस्त का चेहरा देखते हुए सर तायद में हिलाया। उसने गलत दवा खाई थी। इससे कबल के मरजान कुछ कहती, हसल ने रास पर से पर्दा उठाने में आफियत जानी। मैंने फॉरेंसिक लैब टेस्ट करवाए थे और उस शीशी में। गहरी सांस लेते कंधे आजाद छोड़े। किसी ने दवा तब्दील कर दी थी। उसकी सब्सटेंट कंपोजिशन वो नहीं जो असली रिजेनिक्स की थी। क्या तुम्हें किसी पर शक है? मरजान की शॉल फिसलकर शानों पर गिरी। सांस थी कि बहाल न होने पर वर्जित थी। मेरे गिर्द सिर्फ काबिले भरोसा लोग हैं। गिद्धों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। साहब को इसे कहते हैं। वो पीछे हुआ और सीने पर बाजू बांधे। क्या करोगे अब? उसकी मौत की वजह मेरे हॉस्पिटल की नाअहली कहोगे? हसन यूं मुस्कुराया जैसे मरजान के हाथों पकड़े जाने की ही तवक्को थी। मेरे साथ रहकर तो तुम भी खूब सियासत सीख चुकी हो बिनते शाहिर। मगर मरजान नहीं मुस्कुराई। उसकी मुसाबक नजरों में मजाक कहीं ना था। अगर हकीकत खुल गई तो कितना नुकसान होगा? अपनी बिरयानी में चम्मच घुमाते निगाहें पुरसोस थी। नुकसान नापने का कोई पैमाना थोड़ी। यानी ज्यादा नुकसान होगा। यकीनन इन्वेस्टर्स अपना हाथ खींच लेंगे। तुम्हारी कंपनी हेल्थ अथॉरिटीज की निगाहों में आ जाएगी। सोशल मीडिया और खबरों पर होने वाली बदनामी अलग। हसन ने यूं कंधे उचकाए जैसे कह रहा हो, हाँ शायद। फिलहाल तो उस लड़की माँ के घर वाले और दोस्त अहबाब खालक का कांटा बनेंगे। मिलने और सच जानने की जिद, फिर मीडिया की पूरी कवरेज। बिरयानी का सारा मजा खाक हुआ। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये रातों रात मेरा हरीफ निकल कहाँ से आया। पेशानी मसलते हुए अपनी सोचों को जबान दी। तुम्हें वाकई किसी पर शक नहीं? अपने करीब व जवार से हटकर भी देखो। मुल्क की दवा बनाने वाली कंपनियों को मैं अपनी उंगलियों पर गिन सकता हूँ। नूर हयात आज नहीं 1 साल से मंजर नजर है। इसी तरह हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। रीजेनिक्स की अफवाहें उससे मशहूर थी। अगर कुछ होना होता तो मेरे मुखबिर मुझे आगाह कर देते। मोटे मोटे बिरयानी के 3-4 चम्मच खाते हसल के माथे पर ना समझी की फिक्र थी। मरजान ने कुछ देर यूं ही उसे पेट की आग बुझाते देखा। हम एक दूसरे को कितने अरसे से जानते हैं? बर्तन खाली करते हसन ने पानी की बोतल खोली। यही कोई 8-9 साल से, जब तुमने अपना हॉस्पिटल खोला था और मैंने HSK में अपने डेट की बिकी चीज संभाली थी। हाथ बढ़ाते उसने मरजान की बिरयानी से निवाला बनाया। उसके इस्तेमाल शुदा चम्मच को नजरअंदाज किया। और उन हालात में न मेरे पास असासे थे और न तुम्हारे कदम मजबूत थे। फिर भी तुम्हारी कंपनी ने मेरे हेल्थ केयर को दवाई सस्ते दामों में बेची और मेरे हॉस्पिटल के हर मरीज को हमने बस HSK की दवाई तजवीज़ की। सर पर चादर को अच्छे से ओढ़ते उसने अपनी बिरयानी भी हजल की जानिब खिसका दी। रुकबत से खाते उस मर्द ने इशारतन बोतल उठाने की इजाज़त मांगी। आह, क्या दिन थे वो भी। फरजान ने उसे बोतल में से स्ट्रॉ निकालते थमाई। तो जब हमने उन हालात में एक दूसरे का साथ दिया है तो अब तुम कौन से झूठे तरद्दुद की अदाकारी कर रहे हो? मुझसे बातें छुपाने पर तुम्हारी क्या मजबूरी है?
हसन ना चाहते हुए भी मुस्कुराया। हाजरा दुरुस्त थी, ये औरत उसे बिना आराम और हिस्से किए पढ़ लेती थी। तुम जानते हो ये सब किसने किया है? हसन ने जरा की जरा नजरें उठाई, आंखें फेरते इकरार किया, जानता हूँ। हवाएं साकिन पट से एकदम ही बेकाबू होती हुई अंदर आई। कौन है वो? सर पर झूलता बल्ब हवा के दोष से हिला। हजल और मरजान अंधेरे और रोशनी के तजलजुल से बेनियाज थे। रुबैद जुजाज। बल्ब से बिजली के कुंदे लपके और वो एकदम गुल हो गई। चांदनी के पड़ते हुए एक तरफ साए में सियासतदान ने मरजान की निगाहों को फैलते देखा। घड़ियों को कुछ देर के लिए घुमाओ और शेरवान के इस बरतानवी घर में चले आओ। जिस वक्त जोएब नैन अरसान दिलदार के पास से उठकर आया, दूसरी मंजिल की राहदारी में मध्यम बत्तियां जल रही थीं और चारों जानिब खामोशी थी। सफेद मार्बल की राहदारियों में चलते वो दूसरी मंजिल पर था। अपने कमरे में दाखिल होते उसने बत्ती जलाई और अचानक डगमगाते पीछे को गिरा। तकलीफ की कोई जरूरत नहीं, अपना ही कमरा समझो। कमरे के वस्त में बैठे हजल सामियान ने मुस्कुराते हुए कहा। कलफ लगे कुर्ते की जगह सुरमई शर्ट और खुली सी पैंट पहने वो कहीं जाने को तैयार लगा। ज़ुएब ने घड़ी देखी। आप इस वक्त? गहरे भूरे रंग की लेंस पहने हसल आरामदेह कुर्सी से उठा। ऐनक जा चुकी थी। तुम मुझसे छुपते फिर रहे हो तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाता हूँ। ये खिड़कियां क्यों इतनी खुली रखी हैं? ठंड लग जाएगी। पहला जुमला भाई को देखकर कहते हसल आखिर में मुड़ा और बारी बारी कमरे की पट मिलाए। लकड़ी से बनी इन खिड़कियों में कहीं जाली या शीशा ना था। आपको कोई काम था लाला तो कमरे में बुला लेते। बिस्तर से जुड़े सतून के नजदीक बैठते उसने जैकेट की जिप खोली। ये तुम्हारे कमरे में इतनी घुटन क्यों है? खिड़कियां बंद करने पर जो अंधेरा हुआ था उसे मिटाते हुए हसल ने कर काटा और सारा कमरा रोशन किया। ज़ुएब की आंखें चुंधिया गईं। मुझे ऐसे ही पसंद है, ताज़ा हवा और मध्यम रोशनी। अंधेरों में रहने वाला रोशनी का आदी नहीं होता जी। बिस्तर से कुछ ही दूर दो छोटे सोफे आमने सामने थे, जबकि उनसे दूर एक कोने में अलमारी थी, साथ बुलंद आईना और फिर खिड़कियों वाली दीवार से एक लंबी मेज जुड़ी थी। कमरे में हर शय खालिस लकड़ी की बनी थी, गोया फर्श और फलक से हर से जुड़ी हो। मैंने आज खुद को बड़ा ही अकेला महसूस किया है यार। उसके चौड़े शानों पर हाथ रखते हुए हसल ने धीरे से दबाया। एहसास बढ़ाया, तम भी दिलाई। अकेला क्यों? इतने सब लोग तो थे आपके साथ। वो जबरन हंसा। हसल की मौजूदगी माहौल पर हावी थी। उन सब में कोई एक भी मेरा दायां हाथ, मेरा छोटा भाई नहीं था। क्या मान दिलाता अंदाज था। उसी भरोसे और एतमाद के लिए तो वो तरसता था। कोई मकनतीसी सी कशिश थी जिसने ज़ुएब को सर उठाने पर मजबूर कर दिया। भूरी आंखों वाला मर्द मुस्कुराया। सांवली रंगत के तराशे जबड़ों में लकीरें बनी। किधर गए थे तुम? शिकवे में छुपा सवाल जो ज़ुएब अपनी हैरान कैफियत में ना समझ पाया। ना तुम यहाँ हो ना रुबैद, मेरे तो जैसे दोनों हाथ ही कट गए हैं। रुबैद के नाम पर ज़ुएब जैसे ख्वाब से जागा था। हसल के हाथ झटकते वह तेजी से उठा और कमरे की खिड़कियां खोलने लगा। मैं वो नहीं कर सकता जो आप चाह रहे हैं, मैं वो हरगिज नहीं करूंगा। उस पर जैसे कोई हिस्यानी कैफियत तारी थी। आगे आते उसने बत्तियां बुझाई। इतने लोगों की जिंदगियों का मामला है, इतना बड़ा धोखा नहीं लाला, नेवर। अपना डोटोक फैसला सुनाते ज़ुएब ने पलट कर देखा। हसल अब उस मेज के नजदीक रखे कुशन पर बैठा था। शिशुपंच के आलम में दराज कद मर्द आगे आया। उन तीनों बहन भाई की तस्वीर पर हाथ फेरते वो किसी और ही जहान में था। वो मेरा दोस्त था ज़ेब, तुम्हें लगता है मेरे लिए भी ये सब आसान है? वीरान और उजरा लहजा। मैंने हमेशा आपका साथ दिया है लाला। आपके एक इशारे पर हर हद अबूर की है, गलत सही की तफरीह से निकलकर कानून तोड़े हैं, मगर ये मैं नहीं कर सकता। गर्दन में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। मैं किसी की जान नहीं ले सकता, उसका खानदान तबाह हो जाएगा। तो मत लो जान। तस्वीर गिराते हसल सामियान सरत से गोया हुआ। मैं भी ऐसा जुल्म नहीं चाहता, मगर उसके सिवा दूसरा रास्ता नामुमकिन सा है। मुझे मंजूर है। हजरत और बहस बेमायने थी। जब वो जानता था कि जालिम को कितना ही बचा ले, उसका अंजाम अबद था। मैं दूसरा रास्ता चुनता हूँ, मगर रुबैद जुजाज का कत्ल नहीं कर सकता। खिड़कियों के खुले पट से झांकती हुई रोशनी कमरे का मंजर वाजे करती। जहाँ दराज कद मर्द के भीजे लबों में कदर परेशानी थी, जबकि बैठे हुए आदमी के चेहरे पर वक्ती हैरत आई थी। हमेशा की तरह हसल की अचसे वाली आंखें इशारे ख्याल में नाकाम रही। रात का दरमियाना पहर था। नींद दबे पैर कमरे में मंडलाती रहती, मगर सारा सलमान की फिक्रों का अस्ताक नींद को करीब भटकने ना देता। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। दुरुस्ती से कॉल मुंतका करते सारा ने सर हाथों में गिरा लिया। जहन अब रुबैद जुजाज को मिलाई गई कॉल की गिनती भूल चुका था। पुराने तर्ज के साजो सामान वाले कमरे में
बेशतर अशिया सनोबर की लकड़ी से बनी थी। चिप्स के फर्श और सब्ज नीली दीवारों वाले कमरे में इस वक्त वो श्रृंगार मेज के आगे मौजूद कुर्सी पर बैठी थी। कमरे के दूसरे कोने में मौजूद पर्दे चांदनी के रास्ते के बीच हाइल थे। तबीयत की फिक्र में अब उसके दिलासे भी बेसहारा थे। दुखते सर की पेशानी मसलते वो बारहा जुमले झटकने की कोशिश करती और हर बार नाकाम ठहरती। जब से ताज मामा मरी हैं, इन्होंने तो आंखें सर पर चढ़ा ली हैं। हर बात पर गुस्सा, हर बात पर इख्तिलाफ। आखिर को इन्हें भी तो एहसास हो कि हम इनको कैसे सहते हैं। आप जो चार जुमले हमारी भलाई के लिए बोलती है ना भाभी, मत बोला करें। आपकी भलाई उल्टा आरी की तरह भरे हुए जख्म भी उधेड़ जाती है। आप सिर्फ अपनी तरफ का सच देखती हैं भाभी, जैसे आपने मेरे तलाक के वक्त देखा था। मकरोती उंगलियों पर तराशे लंबे नाखून अब थक चुके थे। हाथ पहलू में गिराते सारा ने पेशानी आईने पर टिका दी। रह रहकर उसको एक ही सवाल सताया गया, अगर आज अम्मी होती तो क्या बरीरा यूं ही चीखती? ये भड़ास उसने आखिर कब से छुपाई थी? क्या वो तासमीना के इंतकाल की ही मुंतजिर थी? वो पिछले 8 माह से तासमीना को याद करते उसकी जगह पर आते आते थक चुकी थी। वो जितना माँ के घर को आबाद रखना चाहती थी, वो इतना ही उजड़ जाता। दुनिया की निगाह में वो एक कठोर औरत थी। माँ की नज़र में वो वही नन्ही सी बच्ची थी, वो बेटी जिसे किसी ने खुद माँ बनना नहीं सिखाया था। मैं थक गई हूँ अम्मी, मेरा कोई भी काम अब वक्त पर नहीं होता। मैं रात को सोने बैठती हूँ तो ख्याल आता है दिन भर बस सुबह की चाय पी थी। घर आती हूँ तो कोई भी चीज़ जगह पर नहीं मिलती। बाहर का देखती हूँ तो घर की फिक्र सताती है। घर आती हूँ तो घर रहने का दिल नहीं करता। मिकाने के अंदाज से मेज का पहला खाना खोला। अंदर एक तस्बीह, डिबिया में मौजूद लौंग और नन्हा सा आईना रखा था। हर चीज़ फिरोजे के पत्थरों से सजी हुई थी। तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए था अम्मी, तुम मेरी पहली और वाहिद दोस्त थी। कोई मेरा नुकसान पूछे सिर्फ माँ गई होती तो हौसला आ जाता, दोस्त का कंधा मिल जाता, बाप का हाथ थाम लेती, बहन के गले लगकर रो लेती। मेरी माँ ही नहीं, मेरी तो ये 3 रिश्ते भी नसीब से गए हैं। नन्हे से सिंगार आईने को उठाती सारा ने अंदर झांका। पुष्ट पर सोने का पानी चढ़ा था जो इस्तेमाल की शक्तियों से बेरंग पड़ गया था, जबकि अतराफ में गोलाई से फिरोजा जड़े थे। आईना चेहरे के आगे किया तो अपनी बादामी आंखों में किसी अक्स की झलक आई। ओफो अम्मी, सारे घर में मेहंदी की महक फैली है। अपनी आंखों के गोशे को सुरमे से भरती ताजमीना ने फिरोजा का आईना नीचे गिराया, पलटकर नाक भुचड़ाती हुई बेटी को देखा और फिर अगले ही लम्हे उसे दफान हो जाने का कहते हुए आंखें घुमाई। जामुन के पेड़ तले बैठी अपनी माँ को देखकर सारा का मुंह खुला का खुला रह गया। बालों में मेहंदी घोल कर लगाई वो औरत अपने आईने में खुद को देखते तसव्वुर ही तसव्वुर में हीरोइन बनी थी। दी आप भी लगा ले, कब तक यही पुरानी शक्ल लेकर घूमेंगी? कुछ तो तब्दीली होनी चाहिए, क्यों ताज मामा? ताजमीना के घुटने के करीब बैठी ये आवाज सारा के इकलौती नंद और वाहिद चचाजाद की थी। सियाह घुंघराले बाल और स्लेटी सुरमई आंखों वाली बरीरा जुजाज भी बालों को मेहंदी से लताड़े अब उन पर शायद बांध रही थी। पड़ा मरे, दूर मरे ये बोर, ताजमीना ने अपनी लाडली से कहते हुए बेटी को खपकी से देखा था। जरा एनो कुड़ियों की तरह सजन संवरने का शौक नहीं? बचपन में एक दफा किसी शादी पर मैं इसे ले गई थी, एक जरा सी सुर्खी क्या मैंने इसको लगा दी, भाभा करके इसने दुल्हा दुल्हन के निकाह के 2 बोल ही भुला दिए। फैशन के मामले में बरीरा ताजमीना की सगी औलाद बन जाती और सारा सौतेली की भी मुंह बोली हो जाती। मैं तो पहले ही कहती हूँ, सारा प्योदे खानदान का असर है। ये मेरा प्योदा खानदान तुम्हारे सामने बैठा है, इन्हीं सगों के साथ मिलकर तुम अपने ये टेढ़े मेढ़े फैशन करती हो। पाँव पटकते उसने खीखी करती बरीरा की जानिब इशारा किया। ताजमीना के कलेजे पर हाथ पड़ा। वैसे ताज मामा कह तो दी सही रही हैं, इनके प्यो का खानदान तो खासा मॉडर्न है। मुझे लगता है ये तकनीकी फॉल्ट आपके मायके की जानिब से आई है। इससे कबल के ताजमीना अपनी लाडले का दिफा करती उसने मीर जाफर होने का सबूत देते मोर्चे ही बदल लिए। भूरी चची मेहंदी से भरा सर, लिबास पर लगे सुर्ख छींटे और फिरोजा की लौंग वाली ताजमीना कभी अपनी बेटी को देखती तो कभी अपने मरहूम देवर की खून को। सारा ने तंजे नजरों से माँ को यूं देखा जैसे कह रही हो, बोलो अब कौन है तुम्हारा सगा? ताजमीना ने दांत चबाते आखिर मर्तबा दोनों को देखा। तुझे 2 दे पियोविच खोट सी। अपने मायके की खामियां तो माँ को कलियों की तरह लगती थी। आईने में देखकर अपनी आंखें संवारते वो अब खजालत छुपाने पर मजबूर रही। अक्स बदला और शीशे में से झांकती हुई सारा की आंख ने आईना दूर हटाया। तखील के दरवाजे बंद हुए और हकीकत में लौटते 27 साला सारा एक मर्तबा मजीद अपने कमरे में थी। आंखें अब अश्क बहाकर पत्थर हो चुकी थी। दिल था कि बैन कर कर के मुर्दा हो जाने के करीब हुआ। माँ तो से उठते कसबल यादों के बोझ तले थे
अब कोई माँ नहीं थी जो उसे ऐसी मीठी सर्जिश करती। अब कोई नहीं था जो रोटी के निवाले फूंक मारकर उस तक बढ़ाए। अब कहाँ कोई गोद थी जहाँ आंखें मूंदने पर नींद आए। दुनिया में सुकून का अब कोई किनारा ना था। नीली सी सफेद चिकनकारी कमीज में सारा ने आदतन बाल आगे से खींचकर हेडबैंड से ठहराए थे। नीम मुर्दा बेजान वजूद ने हाथ उठाते माथे के नजदीक मौजूद पट्टी सुस्त रवि से उतारी। सिया बाल आबशार की मानिंद बिखर कर नीचे आए और उन्हीं के बीच सफेद बालों का एक जहां उसके चेहरे के अतराफ में फैल गया। उसके बाल कुदरती तौर पर आगे से सफेद थे, इस कदर सफेद कि रंगे हुए का गुमान गुजरता। मिजाज के बरखिलाफ सारा अगर उन्हें रंग भी लेती तो सिया के बजाय सुरमई होते, जो उसकी गहरी जुल्फों में बदनुमा लगते। उसकी उम्र दुगनी करके झुठलाते, सवालात और हितक से बचते। सारा अरसा हुआ उन्हें छुपाए रखती थी। उसके घर वालों के अलावा कोई इस जीनियाती मसले से वाकिफ ना था। जुल्फों में हाथ फेरते उसका वजूद किसी बुलबुले की मानिंद हुआ। एक कड़ा लहजा, एक पुरतजस्सुस हाथ, और वो सहमते फौरन सिमट जाएगी। उस एक नुक्स के अलावा उसके बाल मुकम्मल थे। कमर को ढांपते सीधे चमकदार सिया बाल किसकी अर्जी न होते। वो जहाँ जाती उन पर तारीफ ही बटोरती। पट्टी की मदद से अपना ऐब ढांपते सारा ने उन तारीफों की लाज रख ली। इन दुश्वारियों पर कभी जवाल नहीं आएगा। माँ के बिना जिंदगी का सफर काटना, अपने नुकाइश से समझौता करना वो कभी ना सीख पाएगी। महल में पुरहबत खामोशी थी। सफेद मीना आंख लगाए दिन भर की थकन उतारने में मगन थी। दिन चढ़ता था और घर में बमबारी की आवाजें कोने कोने से सुनाई देती। इस मुहिब खामोशी का फायदा उठाता वो जनाना वजूद पहली मंजिल पर खड़ा था। हॉल कमरे के पसे पुष्ट बनी राहदारी की दीवारें जहाँ बजा मुख्तलिफ तस्वीर से भरी थी। उसकी निगाहों का महवर ऐन वस्त में लटकी शाहाना कामत वाली उन खानदानी तस्वीर पर था। वो दौर जब उस घर के आधे मकीन हयात थे। अपनी फौजी वर्दी में मलबूस मेजर जनरल खावर के दाएं रुख पर उसकी अहलिया खरसंदा खावर बैठी थी। दोनों के इर्द गिर्द उनकी बेटियां समेत दामाद खड़े थे। खावर की तरफ खड़ी हुई हाजरा और साथ उसका मियाँ दिलदार। हाजरा हालत से हामला लगती थी। खरसंदा की जानिब नैना और जुलकर नैन, जबकि 10 साला ज़ुएब नाना के साथ खड़ा था। शाजीना और सामियान तस्वीर के बीच में खड़े थे। 11 साला हजल नाना और नानी के दरमियान रखे स्टूल पर था। ये तस्वीर घर के दाखिली हदूद पर थी। पहला कदम धरते ही निगाह उस खानदानी तस्वीर पर ना जाती, ये नामुमकिन था। इस वक्त मुख्तसर सी रोशनी में दिखाई देती उस तस्वीर में मौजूद हर हस्ती मुस्कुरा रही थी, मुतमईन थी। खानदान मुकम्मल था। धीरे से धुएं का एक मरगोला उड़ा और कुछ चेहरे धुंधले हुए। जनाना वजूद ने लबों में दबाए हुए वीप का घूंट भरा। मर्दाना अंदाज में कटे छोटे बालों वाली नैना खावर को नए दौर के रंग में रंगने का अलग जुनून था। 50 के इब्तिदाई सालों में पहुंची वो औरत जदीद नस्ल के रिवाज अपनाए एक बेढंगा वजूद थी। घर की खामोशी का फायदा उठाते हैं वो दिल से जवान यहाँ वीप कर रही थी। अगर मोर महल दीवारें इसकी मुखबरी कर देती तो इस तस्वीर के मुर्दा लोगों में अगली वो होती। एक दिन मुझे मेरा जायज मकाम मिलेगा। तस्वीर के वस्त पर हाथ रखते जब वो बोली तो लबों से धुएं के मरगोले आजाद हुए। आप खुद मेरी कदर पहचानेंगी बीबी जान। ये सब मेरा है। मैं हूँ मेजर खावर का खून। सगी से हक छीनकर आपने उन सौतेली बेटियों को बेहतरीन दिया है। शाहजीना के चेहरे से रेंगती उसकी उंगली हजल के मुस्कुराती शक्ल पर आई। जब आपका ये लाडला मांस नोचेगा तब आपको सगी औलाद की याद सताएगी। वीप का एक और पफ लेते अधेड़ उम्र औरत मुस्कुराई। दीवारों ने अफसोस से उसके मकरवा वजूद को देखा। कभी तो मेरी बेबसी पर भी सवाल आएगा। कब वो अपनी ढलती उम्र को कबूल करेगी और एक गलती के बजाय जरूरत बनेगी। नैना के इरादों पर तौबा करते खामोश कदमों की मदद से हॉल का रास्ता पार करो, खाने की मेज का चक्कर काटो और दूसरी जानिब मौजूद कमरों में से एक के बाहर जम जाओ। ये इलाका ममनू था, मगर रात के इस पहर क्या असूल और क्या पकड़। कमरे में घुटी घुटी सिसकियों की गूंज थी। गुप अंधेरे में महज लैंप की रोशनी थी। इसी शमा में दो रंगी हाथ कपड़े तय कर रहे थे। बर्स की इस मरीजा का चेहरा भले अंधेरे में था, मगर वहां पर चमकती हुई खुशी को कहाँ उजाले की जरूरत थी। सब झूठ बोलते हैं, मैं जानती हूँ तुम जिंदा हो। मेरी बेटी जिंदा है। उनसे से लिबास की सिलवटें दुरुस्त करती हासरा जलील ने उसे बुलंद किया। तुम इस साल 23 की होंगी मेरी दारा। ये कपड़े तुम पर कितने जचेंगे। रेशम की बनी इस नीली मैक्सी के गले पर सितारे का काम था। हाजरा ने अपनायत से उसको चूमते हुए करीब मौजूद ऐसे कई कपड़ों के अंबार पर रखा। ये उसकी बेटी का कमरा था, उसकी वो गुमशुदा बेटी जो घर में मौजूद थी मगर वो मानने से मुनकिर थी।
ये सब फरेब करते हैं, तुम्हारी जगह किसी और को देकर बोलते हैं ये मेरी बेटी है। झूठे कहीं के। भला माँ का दिल के औलाद का लम्स नहीं पहचानता? ये कमरा तुम्हारा है, मैंने एक अरसे से इसे बस तुम्हारे लिए तैयार किया है। खुद से बातें करते करते हाजरा कपड़े अब अलमारी में टांगने लगी। मैं नहीं जानती तुम्हें क्या पसंद है क्या नापसंद, इसलिए मैंने यहाँ हर तरह की चीज रखी है। वहाँ सिर्फ एक 23 साल इस्तेमाल की अशिया नहीं थी, वहाँ हर उम्र की लड़की के इस्तेमाल का सामान था। हाजरा 23 सालों से हर दिन उस कमरे में इजाफा करती। आज तुम इतने साल की होंगी, आज तुम्हारी जमात मुकम्मल होगी, अब तुम कॉलेज की तलबा होंगी। लंबा अरसा हुए घर वालों ने उसको उसी हाल में छोड़ चुके थे। वो जिंदगी यूं ही गुजारना चाहती थी, तो उसे यूं मुबारक। कभी तो मेरी उदासी पर भी जवाल आएगा। उसकी गुमशुदा औलाद एक दिन मिलेगी, उसका ये बर्स एक दिन रुकेगा। दरवाजे से लगकर खड़ी हुई उसकी जाहिरी औलाद खामोश रही। वो यहाँ थी, फिर भी उसकी माँ 23 सालों से उसकी तलाश में थी। आजान दिलदार आए दिन समझौते करती और रात गए तक वो समझौता उससे पहले मीठी नींद सो जाता। वो वजूद बावर्ची खाने के जाने के इरादे से आई थी, सब भूल भाल कर दूसरी मंजिल को लौट गई। थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि वही छोटी कामत मगर भारी जसामत वाली लड़की फीते को बेल्ट की मानिंद अपनी कमर के गिर्द कसे थी। कमर का नाप लेते उसने फीते के एक हिस्से पर मार कर से निशान बंदी कर दी। जेरे लब दुआ पड़ते उसने हिस्सा आंखों के सामने किया। 41। सदमा भरी चीख की गूंज दरो दीवार से टकराते हुए उसके सर पर हथौड़े की मानिंद बजी। बिस्तर पर ढह कर वो अब भी बेयकीनी से अपनी कमर का नाप देख रही थी। अभी तो महीने पहले 37 था। बीबी जान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। चेहरा हाथों में गिराते वो अब भी अपनी नानी से मिलती हर मुमकिन सजा और ताना का तस्वुर करने लगी। बस मेरी ही मुश्किलात पर जवाल नहीं आएगा। वो हमेशा ममता की मोहब्बत से महरूम रहेगी। उसका ये वजन बस बढ़ता ही जाएगा। अरजानदार के कमरे से बाएं और दाएं होकर इस गुमनाम राहदारी में आओ, जहाँ बना कमरा सर से पांव तक लकड़ी से सजा था। ज़ुएब नैन आईने के सामने खड़ा था। ट्रैक सूट की ऊपरी जैकेट बिस्तर पर आड़ी तिरछी थी। बाजू से आरी शर्ट में खुद का अक्स देखते वो खामोश था। दोनों हाथ से चेहरे छूते उसकी आंखों में सन्नाटा था, जबकि दाढ़ी मुकम्मल गायब थी। ये कुछ करते क्यों नहीं हो अपने चेहरे का, देखने का दिल नहीं करता। जाते जाते हजरत सामियान जो जुमला कहकर गया था, उसकी बाज़ अभी भी कमरे में मौजूद थी। घर के किसी फर्द के जवानी में चेहरे पर झाई तक ना थी। और फिर एक वो था जिसकी जिल पर ये दाने उसे खुद तकलीफ देते थे। दवा लगाते ज़ुएब हर दर्ज संजीदा था। मेरी कम हिम्मती पर जवाल नहीं आएगा, वो कभी अपनी मंजिल न ढूंढ सकेगा। उसके चेहरे के ये दाग हमेशा उसे सताएंगे। अगर खानदान के दीगर अफराद अपनी अपनी जगह बिखरे और नजीदा थे, तो इस मलूलियत की जड़ें सरबराह तक भी जाती थीं। खरसंदा खावर अपने हिजरे में मौजूद तहज्जुद के लिए खल के खुदा के आगे हाजिर थी। कुर्सी पर बैठी औरत का वजूद सफ़ेद चादर से ढका था। सलाम के लिए गर्दन फेरते निगाह भटक कर कदमों में बिछे जाए नमाज पर गई। खिड़की के लोहे का साया औरत के साथ पर ठहरा था। संजीदा और कम गुफ्तार सी खरसंदा की आंखें जज्बात से आ रही थी। 76 साल जिंदगी में उस औरत ने वक्त की हर किस्म देखी थी, मगर जो कमजोरियां बुढ़ापे में उतरी थी वो हर जमाने पर भारी थी। सोच से समझे कदम उठाते खरसंदा जाए नमाज पर खड़ी हुई। उसके वजनी वजूद पर लर्जिश सी तारी थी। नमाज की नियत के लिए हाथ उठाते कान से मिलाए, फिर तमहीद पढ़ी। वो मुसलसल 10 मिनट से खड़ी थी। वजन और उम्र की सख्तियों पर सांस फूला। सिया खरसंदा कयाम में झुकी। वही उसके वजूद से चटाक की आवाज उठी। डगमगाते कुर्सी का सहारा लेते वो निशिष्ट पर ढह गई। रिका टूटी और खरसंदा का भरम भी। आंसू का फंदा हल्का हुआ और फिर अश्क बहने लगे। खामोशी से घुट घुट कर रोती वो औरत आजिज आ चुकी थी। पूरी उम्र खुद मुख्तारी देखी थी। अपना हर काम खुद हाथ से करने वाली आज 10 मिनट से ज्यादा बेसहारा खड़ी न रह पाती थी। जवाल उतरता है और बंदा बशर झुककर कब्र को जा लगता है। जलील। दिल की बंदिश तन्हाई में हल्की होती और वो जो नाम लड़कपन के दिनों में दिल पर लिखा था जबान पर आ बैठता। अगर ज़ुएब नैन कहता था कि वो बड़े नाना को याद नहीं करती, तो खुशफहमी में जी रहा था। जलील। दूसरे शोहर के साथ होते हुए भी वो अपने पहले शोहर, अपनी वाहिद मोहब्बत को याद करती थी। 25 सालों की इस जुदाई में खरसंदा ने याद रखना ही तो सीखा था। मेरे सवाल को दूर कर दे यार। अब ये बुढ़ापे की कमजोरियां कब जुदा होंगी? 25 सालों का हिज्र कब वस्ल में बदलेगा? मौर महल की बुनियादें मदाम असीरी की बजरी पर खड़ी थी। निचली मंजिल में सारा सलमान अपने मसाइल के गिर्द दिया जलाए उनकी आरती उतार रही थी।
तो ऊपरी मंजिल का भी हाल कुछ अलग ना था। चूने की ऊंची दीवार वाली सीढ़ियां चढ़कर आओ तो आमने सामने दो कमरे थे, जबकि मुख्तसर से बरामदे के बाद दोनों कमरों के बीच एक गुस्लखाना। पुराने तामीर शुदा घरों के हर कमरे के मुल्हका गुस्लखाने की सहूलत मुयसर नहीं हुआ करती थी। महिल जुजाज का कमरा भी उसके जात जैसा था, बिखरा हुआ, उलझा सा। एक दीवार पर बॉक्सिंग का सामान लटका था, जबकि एक कोने में कपड़ों का अंबार था। वो जो कमरे की अलमारी थी सिर्फ दिखावे के लिए थी। उस बिखरे से बेपरवाह पुरानी सी शर्ट और सलवार वाला महिल आलती पालती मारे लैपटॉप खोले बैठा था। नीली रोशनी में उसके मायूस तासुरात नुमाया थे। कीमत तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे पीसी पर सोने का पानी चढ़ा है। गेमिंग पीसी की कीमतों से मायूस होते महिल ने अपनी ईमेल खोली। 2 हफ्ता पहले एक निजी एजेंसी में डेटा एनालिस्ट की नौकरी के लिए महिल ने अपनी सीवी भेजी थी। सीवी क्या, तजर्बे के नाम पर वो 2-3 महीनों का तदरीसी तजर्बा और इजाफी खूबियां जो कुछ इतनी खास ना थी सिवाय बॉक्सिंग और गेमिंग के, मगर उसने उन्हें ना डाला। नौकरी के लिए ये सब कहाँ जरूरी है। मजमूई तौर पर उसकी सीवी खाली थी। ईमेल में सबसे पहले जवाब उसी कंपनी का आया था। उम्मीद नहीं टूटी, उसको वाकई नौकरी नहीं मिली। तंज से हंसते अफलास के मारे ने ईमेल बंद कर दी। भला उस जैसे दानिश्वर का ऐसे ऐप से क्या काम। मैं जवाल में रहकर ही मर जाऊंगा। महिल युजाज अब बेरोजगारी को दिल से लगाए फिल्म की तलाश में था। आज की रात रत जगह के नाम। मरजान को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ते हसन अब अपनी सफेद जीप में मौजूद था। गाड़ी में बसते तेज गाने के बीच हल्की सी सीटी बजाते वो एक अंदाज से गाड़ी दौड़ा रहा था। फारिग औकात में अपनी जीप का ऐसा लुत्फ लेना उसके मशागिल में से एक था। कुशादा सड़क दोनों अतराफ से खाली और बयाबान थी। पहाड़ों पर बनाया गया रास्ता निस्बतन पक्का और महफूज था। उसकी खुशहाली और इत्मीनान देखकर अंदाजा लगाना कठिन था कि कुछ घंटे कबल उसी इंसान का लाखों का नुकसान हुआ है। दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाते हजल ने मोड़ काटने के लिए जीप का रुख बदला। जब नजदीकी ट्राईपैड से जुड़ा फोन बजने लगा, तेज म्यूजिक में शायद ही वो मोबाइल की जानिब ध्यान देता, अगर जो वहां 10 दाम उसकी सांस न रोक लेता। हसल को यकीन था अगर अभी वो मोड़ के किनारे होता तो शायद स्क्रीन पर बजते रुबैद जुजाज का नाम देखकर हड़बड़ाता खाई में जा गिरता। गर्दन की गिल्टी उभर कर ठहर गई। हसल सामियान की जबड़े की रगें तनकर नुमाया हुई। मुझ पर सवाल नहीं उतरेगा। हसन ने सब्ज हिंसे पर अंगूठा रखते हुए याद दहानी की। घर पर वापस आते मरजान ने शॉल टांगी और घड़ी पर वक्त देखा। रात का 1 बज रहा था। वो एक मर्द के साथ थी, एक नामेरे मर्द के साथ। अगर इलाके का कोई शख्स होता तो मुझे खड़े खड़े गोली मार देता। हल्की से सोचते हैं वो बावर्ची खाने में आई। उसका जाती गार्ड नीचे पहरा दे रहा था। उसकी जाती मुलाजमा वापस तरबत गई थी। वो दोनों मरजान के वफादार थे। जहर का प्याला चख लेते मगर सरकशी न करते। जेरे लब गुनगुनाते वो चाय पीकर सोने का इरादा रखती थी। पानी चढ़ाकर उसने चाय की पत्ती निकाले। जब सामने रखा मोबाइल बजा। मरजान शहीद ने बेध्यानी में देखा। पत्तों के बर्तन पर हाथ ठहर गया। मगरूर नाक में पहनी लौंग से पहले तासुर सिया हुए फोन मुसलसल बजता रहा। बाबा सरदार के नाम का नंबर बस बस कर खामोश हो गया। उसे बेइख्तियार अपनी और हमान की गुफ्तगू याद आई। बीबी तो सरदारे इलाकाए आ कदी रोए चे मसी ने सरदारे किला तक तई गोहार ई आरोस। बीबी सरदार इलाका कब जाना, बड़े सरदार का पैगाम आया था, आपकी बहन की शादी। गोपालास, बात खत्म। मरजान की तवज्जो दोबारा चाय की जानिब हुई। अलबत्ता अब पहले जैसा इत्मीनान मफकूल था। दिल की धड़कन उसलत भरी थी और लौंग तले पसीने की कतरे थे। जिंदगी ढल जाएगी मगर मसाइब नहीं। चाय के पत्तों की मुश्क पूरे घर में फैल गई। उसे यकीन था बाकी सो रहे हैं। भला उन सबको कहाँ मोहब्बत में रोग मिला था। हाथों में लैपटॉप लिए बरीरा जुजाज पहली मंजिल के हॉल सोफे पर दुबकी थी। अपने कमजोर वजूद को चादर में लपेटे वो अपने ड्रिप लगे हाथ से तस्वीर आगे कर रही थी। लेटी आंखें मतरूम थी, उनमें नींद का खुमार गायब था। लैपटॉप की खुली स्क्रीन पर किसी मर्द की मुखलिस तस्वीर थी, कहीं हंसता तो कहीं खामोश, कहीं लोगों के साथ तो बकिया में बरीरा के पहलू में। 1 साल 3 माह के इस दौरानिया में बरीरा के पास अपनी और अब्बास खैबर की बेहिसाब यादें थीं। देखते देखते वो उस दिन पर आ गई जब उनके अरसा बाद मुलाकात हुई थी। वो पहली नज़र की मोहब्बत न सही, पसंदीदगी ज़रूर था। हाइकिंग के दौरान आपका फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए मोहतरमा। अगली मर्तबा के लिए ये याद रखिएगा। छठे सेमेस्टर में उनकी सारी जमात हाइकिंग के लिए निकली थी। 4 किलोमीटर का वो ट्रैक पहाड़ी और खारदार दरख्तों से ढका था। बरीरा के अंदर बेसब्री रूह को नए तजुर्बात करने का खासा शौक था।
इसी रूह को पहाड़ी रास्ते देखते पर लगे, और अब वो गिरोह से आगे आगे इश्तियाक से हर शे को देखती उड़ रही थी। दोनों जानिब सब्ज़ाज़ार था, एक चढ़ान को जाता था तो दूसरा ढलान को। बरीरा ने आदतन मोबाइल निकाला। यार मिनी व्लॉग बनाए, अपने दोस्त से कहते वो अब फोन बुलंद किए अपना आज का तजुर्बा नजरबंद करने लगी। मोटी जैकेट पर पीके पहने उसका नाजुक वजू छुपा हुआ था। कुछ देर पहले बारिश हुई थी, गालिबन तभी पत्थर नम थे। ऐसे में सामने देखकर चलते अचानक उसका पाँव कहाँ डगमगाया, कैसे वो ढलान की सिमत हुई, और कब उसका महंगा फोन हाथ से छूटता घाटी के अंधेरों में गायब हुआ। अगर बर वक्त किसी ने उसका बाजू न थामा होता तो यकीनन मोबाइल समेत वो भी अल्लाह को प्यारी होती। हाइकिंग के दौरान आपको फोन इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए मोहतरमा, अगली मर्तबा के लिए ये याद रखिएगा। बरीरा को उसके कदमों पर खड़ा करते उस बाशऊर आवाज में नरमी थी। अपने फोन के सदमे में घिरी बरीरा आंखें अभी भी फटी सी थी। उसके करीब आकर दिलासा देती उसकी दोस्तों ने उसे झिंझोड़ कर तसल्ली दी। बरीरा ने उस मर्द की दूर जाती पुश्त को देखा। जैकेट में हाथ डाले वो दराज कद मगर दुबले पतले से मर्द का चेहरा देख ना सकी, मगर पहचान गई। अब्बास खैबर, उसके हम जमात का साथ आया कजन और उसके साहब का पड़ोसी का मंगेतर। मुझसे ऐसा क्या हो गया था अब्बास जो तुमने मुझे यूं छोड़ दिया? हाइकिंग की बात खींची उस मजमूई तस्वीर में वो एक कोने में खड़ा था, खामोश, हल्का सा मुस्कुराता। बरीरा किनार से आई में, अगर आखिर में मुझे छोड़ना ही था तो सबसे लड़कर मुझे अपनाया क्यों? उसके आंसू एक बार फिर बहने को बेताब हुए। तलाक को 6 माह हो चुके थे, मगर बरीरा की जिंदगी में जैसे वो अरसा आया ही नहीं। वो आज भी पहले कदम इनकार पर जामिद थी। आखिर ये गम मेरा पीछा कब छोड़ेगा? सेहत के इन मसाइल के बाद क्या मोहब्बत की जुदाई भी जरूरी थी? जब तुम उस मर्द का पीछा छोड़ोगी। बरीरा झटका खाकर पलटी। अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी उसकी भाभी का चेहरा सपाट था। आप आप मेरी बातें सुन रही थी? कोई लिहाज बाकी रहा है आप में? मेरे लिहाज को छोड़ो और अपनी डूबती हुई शर्म की फिक्र करो। बरीरा की चीखों पुकार से बेअसर सारा का अंदाज अब भी बेजान था। रात का 2:30 बज रहे हैं और तुम यहाँ किस बात के लिए रो रही हो? बरीरा का चेहरा हद तक से आग बगोला हुआ। तुमने किसी की जगह छीनी थी बरीरा, जब्त की हुई जगहों पर घर नहीं बसते। सीने पर बाजू बांधे सारा संजीदा थी। बरीरा उन बदबख्तों में से थी जिन्हें मोहब्बत हो जाए तो आंख कान का इस्तेमाल भूलकर महबूब को ही हर हिस्स मान लेते हैं। मैंने किसी की जगह नहीं ली बल्कि खुद की बनाई है। अब्बास मुझसे मोहब्बत करता था। दिल पर हाथ रखते वो गोया तलब उठी। तुम जानती थी कि वो मंगनीशुदा है, फिर भी तुम उसके पीछे गई। ये मोहब्बत नहीं हिरस है, और वो भी जानता था कि वो कमिटेड है, फिर भी उसने तुम्हें उम्मीद दिलाई। वो उसकी मोहब्बत नहीं खुदगर्जी थी। ये बातें सारा पहले भी दोहरा चुकी थी। शादी से कबल उसने अपनी राय ना दी थी, मगर अब वो उसे समझाए बिना छोड़ती नहीं थी। आखिर को आपको रुबैद भाई के अलावा भी और लोग नजर आए। बरीरा ने तंज किया। रुबैद मेरा शौहर है, मैं उसके लिए आंसू बहूं, उसका अच्छा सोचूं या उसका ख्याल करूं, इस सब की मुझे शरई इजाजत है। तुम किस हक से उस मर्द के लिए रोती हो, सोच सोच कर घुटती हो? तुम्हारे तो तमाम हक वो तलाक देकर छीन चुका है। आगे आते सारा का चेहरा खौफनाक हद तक तेज में आया। बरेरा भी गर्म मिजाज की थी। एक बार जो किसी बात पर भी भर जाती, फिर अगले के अगले पिछले क्यों ना आ जाए, वो ठंडी नहीं पड़ती थी। अपने माजी को याद करें भाभी, शादी ऐसे बैठे बैठाए तो नहीं होगी। रुबैद भाई आपको पसंद करते थे और आप उन्हें। एक घर में रहते ये पसंदीदगी कब से जारी थी, और इस दौरानिया में क्या क्या हुआ था हमें क्या मालूम। लफ्ज चबाकर कहते जुमले पर सारा के आसाम मफलूज हुए। 7 साल में ऐसा बहुतान तो जमाने ने भी न लगाया था। बरीरा ने जहर उगलने के लिए मुंह खोला जब खामोश रात ने चटाक की ऊंची आवाज सुनी। पूरी शिद्दत से उल्टे हाथ का थप्पड़ मारते हुए सारा की आंखों में लहू था। नींद की आंखें हकीकतन बेदार हुई। मेरा ना सही तो अपने सगे भाई का ही लिहाज कर लो, बाप की तरह संभाला है उसने तुम्हें, और अल्लाह की जात के बाद हमें संभालने वाली ताज मामा थी, आपका शोहर नहीं। भाभी और बहन के दरमियान दीवार की तरह आकर खड़े होते ये सख्त लहजा महिल का था। खुद से 2 साल छोटी को अपने पीछे छुपाए वो सारा की आंखों में आंखें डाले था। जब तक ताज मामा थी हम चुप थे, मगर अब हम चुप नहीं रहेंगे भाभी। सारा को पहली मर्तबा वो बच्चे खुद से बड़े लगे। उसे इल्हाम सा हुआ था कि जामुन के दरख्त के शाखें टूटकर दालान में बिखर चुकी हैं। ताज मीनार का खड़ा खानदान का आज अजल था। अगली मर्तबा मेरी बहन पर हाथ नहीं उठना चाहिए मिसेज रुबैद। न आपके नाम के आगे जुजाज आता है और न हम आपकी जिम्मेदारी हैं।
महिल की आंखों में सारा को उसका बचपन दिखाई दिया। सारा की आंखों में महिल को खुद पर हुई ज्यादती नजर आई। इलाके की बिजली अभी भी गुल थी। रात के इस पहर घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। उन तीनों मुजस्मे ने चौखट खुलने पर रद्द अमल दिया। न गाड़ी की रोशनी अब बरामदे में फैलने पर और न ही मानुस महल के चारों कोने में मुअत्तर करने पर। सारा ने सर झुका लिया। ताजमीना की गद्दी आज से खाली थी। जिस शख्स के दिफा में उसने हाथ उठाया था, उसके इस्तकबाल में बढ़ते सारा सहन के दरवाजे की जानिब हुई। घुपसाए में किसी मर्द का हैवला बाहर आकर खड़ा हुआ। लंबा सरापा, मजबूत कंधे, स्वेटर वेस्ट से झलकता हुआ कॉलर। ट्रांसफार्मर की आवाज आई और अगले ही पल सारा घर रोशन हो गया। अंगूठे की पुष्ट से ऐनक दुरुस्त करते हुए रुपये जुजाज मुस्कुराया। गलत वक्त पर आया हूँ या गलत घर में? रुपये जुजाज आ चुका था। मुदाम असीर का चक्कर तमाम हुआ। तो यहाँ होता है चैप्टर 1 मुदाम असीर कंप्लीट। और नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा इसकी अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है, और इसकी मंथली एपिसोड अपलोड होंगी ये भी अभी राइटर ने कंफर्म नहीं किया है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, जिससे मैं अगर कभी भी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि और जल्दी एपिसोड अपलोड करने की। इस बार तो कोल्ड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा, इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी और जल्दी अपलोड करूँ। और नॉवल की बात करूँ तो उस लड़की की उस वक्त डेथ हो चुकी थी और मुझे 1 मिनट के लिए यकीन नहीं आया, क्योंकि इतना ज़्यादा रिलैक्स था हज़ल, तो मुझे लगा कि शायद बच जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन उस वक्त ही डेथ हो गई थी, तो ये मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा था मेरे लिए। और ये सब इल्ज़ाम अब रुबैद पर है, तो रुबैद ने किया है या नहीं ये तो अभी मालूम नहीं। शायद करा हो या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक रुबैद का कोई कैरेक्टर दिखाया ही नहीं है कि कैसा है उसका कैरेक्टर, नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो अभी तो दिखाया नहीं। और सारे ही कैरेक्टर हैं इसमें फर्स्ट एपिसोड में जो मैंने पोस्ट किए थे कैरेक्टर्स, उनमें से सिर्फ एक आगा मीना रहती है, वो डॉक्टर थी, तो उसका भी मालूम नहीं है वो कैरेक्टर कैसा होगा। और जो हैं वो भी सब अच्छे ही हैं। अभी मैंने एक इतना ज़्यादा ध्यान नहीं किया है सब पर, तो अच्छे ही चल रहे हैं सारे कैरेक्टर। सब में थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन अभी किसी का भी ऐसा कैरेक्टर नहीं दिख रहा जो नेगेटिव हो। थोड़ा बहुत हज़ल की खाला नैन जो थी उनका दिखाया है, बाकी वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। उनकी भी फैमिली पॉलिटिक्स है, तो इतना ज़्यादा नहीं है उनका भी अभी नेगेटिव कैरेक्टर। बाकी आगे हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।